हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष लूथरा। इस वीडियो में हम 8th क्लास मैथ एनसीईआरटी की जो न्यू बुक है गणिता प्रकाश, इसके चैप्टर नंबर 5 नंबर प्ले के पेज नंबर 122 और 123 पर ये जो फिगर इट आउट दिया गया है, इस फिगर इट आउट के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या कहा गया है। द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 34। व्हाट आर दीज नंबर्स? यानी कि हमसे ये कहा गया है कि 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स है और इन 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो सम है वो हमें दिया गया है 34 और हमें ये चारों कंसेक्यूटिव नंबर्स बताने हैं कि ये 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स कौन से हैं। तो कंसेक्यूटिव नंबर्स कौन से होते हैं जो एक के बाद एक आते हैं? जैसे मैं लिखता हूँ 1, तो 1 के आगे क्या आएगा 2, 2 के आगे 3, 3 के आगे 4। तो ये सब क्या है? ये कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। और इसमें आप क्या करते हैं, जैसे कि 1 में आपने 1 ऐड किया तो अगला नंबर मिल गया, 2 में 1 ऐड किया तो अगला नंबर मिल गया, 3 में 1 ऐड किया तो अगला नंबर मिल गया। तो इस तरीके से हमें ये कंसेक्यूटिव नंबर्स मिलते हैं जो एक के बाद एक आते हैं। तो अब इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे लेट द 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स बी एक्स। यानी सबसे पहला जो कंसेक्यूटिव नंबर हमने लिया वो तो हो गया एक्स। अब उससे अगला नंबर कैसे मिलेगा? इसमें आप 1 ऐड कर देंगे तो अगला नंबर क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 1। अब इससे अगला नंबर कैसे मिलेगा? इसमें 1 ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? एक्स प्लस 2। यानी कि अगला कंसेक्यूटिव नंबर आ गया एक्स प्लस 2। इससे अगला नंबर कैसे फाइंड करेंगे? इसमें 1 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 3। तो अगला कंसेक्यूटिव नंबर क्या हो गया? एक्स प्लस 3। अब यहाँ पर मेन काम है x की वैल्यू फाइंड करना। जैसे ही हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पर हम x की वैल्यू रख देंगे और हमें ये चारों कंसेक्यूटिव नंबर्स मिल जाएंगे। तो इसके बाद हम लिखेंगे ATQ, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि इन 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो सम है वो कितना है? 34। तो यहाँ पर हम इन 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स को ऐड कर देंगे और इनका सम किसके इक्वल आएगा? 34 के इक्वल। तो देखिए x, उसमें क्या ऐड करेंगे? अगला कंसेक्यूटिव नंबर x प्लस 1, उसमें ऐड किया अगला कंसेक्यूटिव नंबर x प्लस 2, उसमें ऐड किया x प्लस 3 और इन चारों कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो सम है वो किसके इक्वल है? 34। तो इज इक्वल टू 34। अब यहाँ पर x देखिए कितनी बार है। x एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो इनको ऐड किया तो ये 4x हो गया। अब ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। 1 और 2 3, 3 एंड 3 6। इनको ऐड किया तो आ गया प्लस 6। यानी कि 4x प्लस 6 इज इक्वल टू ये 34 यहाँ पर एज इट इज़। अब हमें तो x की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये 4x को यहीं पे रखिए, इज इक्वल टू 34 ये अपनी जगह पर एज इट इज़, प्लस 6 इधर आके माइनस 6 हो गया। अब देखिए 34 में से 6 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 28। तो 4x इज इक्वल टू 28 हमें मिला। अब यहाँ पर ये जो 4 है ये x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो जब इस 4 को इस साइड में लाएंगे तो ये अपॉन में आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 28 अपॉन में 4 हो जाएगा। अब 28 और अपॉन में 4 ये आपस में सॉल्व हो सकते हैं। ये 2 से भी कटते हैं और 4 से भी। तो आप चाहे तो 2 से काटें या 4 से काटें, वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट 4 से काट देते हैं। 4 1 जा 4, 4 7 जा 28। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई यहाँ पर? 7। अब ये 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स हम बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स आर। पहला नंबर क्या था? x। x की जगह x की वैल्यू रख दीजिए 7। तो पहला नंबर हमें मिल गया है 7। उससे अगला नंबर हमने क्या लिया था? कंसेक्यूटिव नंबर x प्लस 1। तो यहाँ पर x की जगह x की वैल्यू आ जाएगी 7 प्लस 1। तो ये हमें क्या मिला? 8। यानी कि पहला नंबर अगर 7 है तो उससे अगला क्या मिला? 8। उसके बाद उससे अगला नंबर हमने क्या लिया था? x प्लस 2, यानी कि 7 प्लस 2 इज इक्वल टू 9। और उसके बाद फोर्थ कंसेक्यूटिव नंबर क्या था? x प्लस 3, यानी कि 7 प्लस 3 जो हमें मिला 10। तो यहाँ पर ये 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स हमें मिल गए हैं 7 8 9 10। अच्छा एक चीज़ और, अगर ये हमें चेक करना है कि ये आंसर सही है कि नहीं तो हम कैसे चेक करेंगे? इन चारों को ज़रा ऐड कीजिए। इन चारों को अगर आप ऐड करेंगे ना तो आपको मिलेगा 34। और क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है कि ये जो 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं इनका जो सम है वो कितना है? 34। और हमने जो यहाँ पर ये 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स फाइंड किए हैं इनका सम भी 34 ही है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है। सपोज P इज द ग्रेटेस्ट ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स। यानी कि 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं और उनमें सबसे बड़ा नंबर है P। डिस्क्राइब द अदर 4 नंबर्स इन द टर्म्स ऑफ P। तो हमें बाकी के जो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं ना, सबसे बड़ा तो P है, बाकी के जो 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं वो भी बताने हैं इन टर्म्स ऑफ P। इन टर्म्स ऑफ P मतलब जो बाकी के 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स हम दिखाएंगे, जो हम वो बताएंगे कि कौन से नंबर्स हैं, वो P की टर्म में होने चाहिए, उनमें भी P यूज़ होना चाहिए। तो अगर हम एक एग्जांपल के द्वारा समझे कि ये क्वेश्चन क्या है, तो मान लीजिए कि यहाँ पर 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं जिनमें कि सबसे बड़ा नंबर हम ले लेते हैं 10।
तो बाकी के 4 कंसेक्यूटिव नंबर बताइए। तो इससे छोटा नंबर आप कैसे लेंगे? 10 माइनस 1 करेंगे 9 आ जाएगा। अगला नंबर मिल गया हमें जो इससे छोटा है। उसके बाद 9 में से 1 माइनस कर देंगे, उससे छोटा नंबर आ जाएगा 8। फिर 8 में से 1 माइनस कर देंगे, उससे छोटा नंबर आ जाएगा 7। तो इस तरीके से आप जो छोटे कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं वो फाइंड कर सकते हैं। सेम यही कंसेप्ट यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं इसके सॉल्यूशन में। देखिए, इफ़ p इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स देन द अदर 4 नंबर्स आर। यानी अगर 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स है, 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स है और उनमें p सबसे बड़ा नंबर है, तो बाकी के 4 नंबर्स कैसे हम निकालेंगे, वो क्या होंगे? तो आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ मैंने बताया था 10, उसमें से -1 किया, तो उससे छोटा नंबर मिल गया 9। सेम यहाँ पर p में से 1 माइनस कर दीजिए, आपको p से छोटा नंबर मिल गया। ये अगला कंसेक्यूटिव नंबर आ गया। अब इसमें से 1 माइनस कीजिए, यानी p माइनस 1 में से 1 माइनस कीजिए, तो माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, ये बन जाएगा p माइनस 2। माइनस वन क्या होता है? माइनस माइनस ऐड हो गए, साइन माइनस का है, यानी कि -2। यानी कि इससे अगला जो छोटा नंबर मिलेगा कंसेक्यूटिव नंबर, वो होगा p माइनस 2। इससे अगला नंबर कैसे निकालेंगे? p माइनस 2 में से भी 1 माइनस करेंगे, तो ये बन जाएगा p माइनस 3। तो अगला नंबर आ गया p माइनस 3। और इससे अगला नंबर कैसे निकालेंगे? p माइनस 3 में से 1 माइनस कर देंगे, ये बन जाएगा p माइनस 4। तो अगला नंबर भी हमें मिल गया p माइनस 4। और ये चारों कंसेक्यूटिव नंबर्स है जो यहाँ पर हमने फाइंड किए हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर कौन सा हुआ? अब ये पांचों कंसेक्यूटिव नंबर हमने लिखे यहाँ पर। सबसे बड़ा p, उससे छोटा p माइनस 1, उससे छोटा p माइनस 2, उससे छोटा p माइनस 3, और इनमें सबसे छोटा कौन सा नंबर हुआ? p माइनस 4। और ये सिंबल तो आप समझते ही, जो मैंने लगाया ग्रेटर देन का सिंबल है, तो इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, p इज ग्रेटर देन p माइनस 1, p माइनस 1 इज ग्रेटर देन p माइनस 2, p minus 2 is greater than p minus 3 and p minus 3 is greater than p minus 4। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है। फॉर ईच स्टेटमेंट बिलो डिटरमिन वेदर इट इज़ ऑलवेज ट्रू, समटाइम्स ट्रू और नेवर ट्रू। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू है, या कौन सी स्टेटमेंट समटाइम्स ट्रू है, या कौन सी स्टेटमेंट नेवर ट्रू है। एक्सप्लेन योर आंसर। मेंशन एग्जांपल्स एंड नॉन एग्जांपल्स एज अप्रोप्रिएट। यानी अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है, इस तरह के अगर कोई एग्जांपल है जिससे हमें ये पता चलता है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो वो एग्जांपल भी देने हैं, और ऐसे एग्जांपल भी बताने हैं जिससे पता चलता है कि ये जो स्टेटमेंट दी गई है ये ट्रू नहीं है। अभी आप हम जब ये फर्स्ट पार्ट करेंगे ना इसका, तो उसके बाद आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जस्टिफाई योर क्लेम यूजिंग अलजेब्रा, यानी कि अलजेब्रा का यूज़ करके भी हमें अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। अब ज़रा ये फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। द सम ऑफ टू इवन नंबर्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि दो इवन नंबर्स का जो सम होता है वो मल्टीपल होता है 3 का। तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे सम टाइम्स ट्रू, यानी कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि आप दो इवन नंबर्स को ऐड करें तो वो मल्टीपल ऑफ 3 ही आए। कुछ केसेस में होता है और कुछ केसेस में नहीं होता। तो पहले तो हम वो एग्जांपल्स देखेंगे जिनसे कि हमें ये पता चलता है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, यानी ऐसे केसेस जिसमें कि दो इवन नंबर्स का अगर सम किया जाए तो उसका जो आंसर आता है, जो सम आता है, वो 3 का मल्टीपल होता है। पहले हम ऐसे एग्जांपल्स देखेंगे। जैसे देखिए 2 एंड 4 दोनों ही इवन नंबर है, दोनों का सम किया तो क्या आया 6, और 6 3 का मल्टीपल है, यानी कि इस एग्जांपल से पता चल रहा है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। ऐसे ही 4 और 8 लिया, दोनों इवन नंबर है, ऐड किया तो 12 आ गया जो कि 3 का मल्टीपल है। 8 और 10 दोनों ही इवन नंबर है, दोनों का सम किया तो 18 आ गया जो कि 3 का मल्टीपल है, और ये सभी मल्टीपल है 3 के, तो इसीलिए हमने इस तरीके से लिखा 2 + 4 इज इक्वल टू 6, 4 + 8 इज इक्वल टू 12, 8 + 10 इज इक्वल टू 18 आर मल्टीपल्स ऑफ 3। तो ये वो एग्जांपल्स है जिनसे पता चलता है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब इसके बाद हम लिखेंगे नॉन एग्जाम्पल्स, साथ में ब्रैकेट में लिखेंगे फॉल्स, यानी अब ये ऐसे एग्जाम्पल्स हम लिखेंगे जिससे पता चलेगा कि ये स्टेटमेंट फॉल्स भी हो सकती है, यानी कि ये हमेशा ट्रू नहीं है। इसीलिए तो हमने लिखा सम टाइम्स ट्रू। एग्जाम्पल देखिए 2 + 6 इज इक्वल टू 8, 4 + 6 इज इक्वल टू 10, उसके अलावा 4 + 10 इज इक्वल टू 14 आर नॉट मल्टीपल ऑफ 3। देखिए इन तीनों एग्जाम्पल्स को देखिए, 2 एंड 6 इवन नंबर्स है, ऐड किया 8 आ गया, 3 का मल्टीपल नहीं है ये। 4 + 6 ऐड किया 10 आ गया, इवन नंबर्स को ऐड किया ये 4 और 6 को, तो ये 10 आ गया, और 10 भी 3 का मल्टीपल नहीं है। 4 और 10 दोनों ही इवन नंबर्स है, दोनों को ऐड किया 14 आ गया, और 14 भी 3 का मल्टीपल नहीं है।
तो यहाँ पर हमने वो एग्जांपल्स भी दिखा दिए जिसमें कि दो इवन नंबर्स को ऐड करो तो उनका जो सम है वो 3 का मल्टीपल नहीं होता। अब जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया अपने आंसर का हमें अलजेब्रिक जस्टिफिकेशन भी देना है। तो देखिए, टू इवन नंबर्स, यहाँ पर हमने दो इवन नंबर लिए। एक इवन नंबर को हमने ऐसे लिखा 2a, दूसरे को लिखा 2b। अब आप कहेंगे 2a 2b क्या है? देखिए, किसी भी इवन नंबर को ना आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं 6 लिखता हूँ। 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू थ्री। 2 इंटू थ्री किसके इक्वल होता है? 6 के इक्वल। तो देखिए ये 2 है, यहाँ पर भी 2 है। इंटू में a की जगह यहाँ 3 आ गया, ठीक है ना? तो यहाँ पर ये जो 2a है ये एक इवन नंबर है, और ये जो 2b है ये भी कोई और इवन नंबर है। अब अगर मैं इनका सम निकालूँ तो क्या होगा? देयर सम इज इक्वल टू 2a प्लस 2b। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ गया? इन दोनों में 2 कॉमन आ गया। ब्रैकेट में क्या बचा? a प्लस b। अब ये जो हमें मिला 2 इंटू में a प्लस बी, ये है क्या? ये इन दो इवन नंबर्स का सम है। अब ये जो दो इवन नंबर्स का सम हमें यहाँ पर मिला, अब ये 3 का मल्टीपल होगा या नहीं, ये किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा a और b के सम पे। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ 1 प्लस 2। तो a की जगह मैंने 1 रखा और b की जगह 2 रखा। इसको सॉल्व कीजिए। 2 इंटू में 1 प्लस 2 3, 2 इंटू में 3 किया 6 आ गया, और 6 3 का मल्टीपल है। तो यहाँ पर ब्रैकेट में क्या आया? 1 प्लस 2 यानी कि 3। इन दोनों का सम a प्लस बी का सम, यानी ये वाला जो सम है, अगर ये 3 का मल्टीपल आ गया है तो दो इवन नंबर्स का जो सम आएगा ना वो भी 3 का मल्टीपल होगा। अगर इन दोनों का सम 3 का मल्टीपल नहीं आता है तो फिर दो इवन नंबर्स का सम भी 3 का मल्टीपल नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 प्लस 3। a की जगह मैंने 1 रखा और b की जगह मैंने यहाँ पर 3 रखा, ठीक है? ध्यान से समझिएगा। तो 1 प्लस 3 क्या होता है? 4। तो 4 तो 3 का मल्टीपल नहीं है, तो मुझे पहले ही पता चल गया कि ये जो दो इवन नंबर्स का सम है ये 3 का मल्टीपल नहीं होगा। 2 इंटू 4 8, ये है तो इवन नंबर्स का सम, लेकिन ये 3 का मल्टीपल नहीं है, क्योंकि यहाँ से हमें पता चला कि ए और बी को जब ऐड किया तो उससे जो सम मिला वो 3 का मल्टीपल नहीं था। तो दो इवन नंबर्स का जो सम आया वो भी 3 का मल्टीपल नहीं है। बस अब इन्हीं बातों को ध्यान में रखना है कि जब दो इवन नंबर्स को हमने ऐड किया तो उनका सम हमें इस तरीके से यहाँ पर मिला 2 इंटू में a प्लस बी। अब आगे देखते हैं। द सम इज अ मल्टीपल ऑफ 3 ओनली इफ a प्लस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 3। ये मैं आपको समझा चुका हूँ। अगर a प्लस बी 3 का मल्टीपल होता है तो वो जो दो इवन नंबर्स का सम है वो भी 3 का मल्टीपल होगा। सिंस a प्लस बी कैन बी एनी इंटीजर, अब a और b की जगह कोई भी इंटीजर हो सकता है। द स्टेटमेंट इज ओनली ट्रू फॉर स्पेसिफिक पेयर्स। तो जब भी a और b का सम 3 का मल्टीपल होगा तो दो इवन नंबर्स का सम भी 3 का मल्टीपल होगा, और अगर a और b का सम 3 का मल्टीपल नहीं होता है तो दो इवन नंबर का सम भी 3 का मल्टीपल नहीं होगा। अब हम इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट में देखिए क्या कहा गया है। इफ़ अ नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 18 देन इट इज़ ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 9। अगर कोई नंबर 18 से डिविजिबल नहीं है तो वो नंबर 9 से भी डिविजिबल नहीं होगा। तो इसके लिए हम लिखेंगे सम टाइम्स ट्रू। यानी ये जो स्टेटमेंट है, सम टाइम्स तो ये ट्रू है लेकिन सम टाइम्स ये ट्रू नहीं है। तो पहले कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देखते हैं जिससे पता चलता है कि ये स्टेटमेंट ट्रू कैसे है। 42 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 18। अब जो 42 है वो 18 से डिविजिबल नहीं है। ऑल्सो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9। तो जो 42 है वो 9 से भी डिविजिबल नहीं है। इस एग्जांपल से पता चलता है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब कुछ ऐसे एग्जांपल भी देखते हैं जिसमें कि पता चलता है कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तभी तो हमने लिखा सम टाइम्स ट्रू। नॉन एग्जांपल्स यानी फॉल्स वाले एग्जांपल। 27 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 18। अब जो 27 है ये 18 से डिविजिबल नहीं है, बट इट इज़ डिविजिबल बाय 9। लेकिन 27 9 से डिविजिबल है, तो यहाँ से पता चलता है कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब हम इसका अलजेब्रिक जस्टिफिकेशन देखते हैं। एवरी नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 18 लुक्स लाइक 18 इंटू एन विच कैन बी ब्रोकन डाउन इंटू 9 इंटू 2n। देखिए, कोई भी ऐसा नंबर जो 18 से डिविजिबल हो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 18 इंटू एन। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में मैं यहाँ लिखता हूँ 36। 36 को हम कैसे लिख सकते हैं? 18 इंटू 2। तो यहाँ जो n है, n की जगह यहाँ पर क्या है? 2, ठीक है ना? विच कैन बी ब्रोकन डाउन इंटू 9 इंटू 2n। इसको आप किस रूप में दिखा सकते हैं? 9 इंटू 2n के रूप में दिखा सकते हैं। कैसे, वो भी देखिए। अब ये जो 18 है, 18 को भी तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 9 इंटू 2, और इंटू में ये 2, ये वाला 2 ऑलरेडी यहाँ पर है, तो ये क्या बन गया? 9 इंटू में 2 और ये n, यानी कि ये जो लिखा है ना 9 इंटू 2 इंटू एन, यानी ये सेम चीज़ यहाँ पर आ गई 9 इंटू 2 इंटू एन। तो कोई भी नंबर जो 18 से डिविजिबल है उसको पहले तो हम इस तरीके से दिखा सकते हैं 18 इंटू समथिंग। यहाँ पर समथिंग मतलब कोई भी इंटीजर हो सकता है।
यहाँ पर 36 है तो 18 इंटू 2 आ गया। फिर इस 18 को भी हम ऐसे दिखा सकते हैं 9 इंटू 2, यानी कि जो नंबर 18 से डिविजिबल है आप पहले तो उसको 18 इंटू एन के रूप में दिखा सकते हैं और उसको और आगे सिंप्लीफाई करके 9 इंटू 2n के रूप में भी दिखा सकते हैं। अब इसके बाद हम लिखेंगे दिस मीन्स ऑल मल्टीपल्स ऑफ 18 आर मल्टीपल्स ऑफ 9 बट द रिवर्स इज नॉट ट्रू। यानी इससे ये पता चलता है कि जितने भी नंबर 18 के मल्टीपल होते हैं वो 9 के भी मल्टीपल होते हैं, लेकिन इसका रिवर्स ट्रू नहीं है। इससे हमें क्या समझ में आया? इससे हमें समझ में आया कि अगर कोई नंबर 18 से डिविजिबल है तो वो 9 से भी डिविजिबल होगा, लेकिन अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है तो ज़रूरी नहीं है कि वो 18 से भी डिवाइड हो जाए। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में मैंने यहाँ पर लिया 36। 36 18 से भी डिवाइड होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये 9 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। 54 54 18 का मल्टीपल है, यानी ये 18 से डिवाइड होगा, तो ये कंफर्म है कि ये 9 से भी डिवाइड होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ 27, तो ये 9 का मल्टीपल है, यानी ये 9 से डिवाइड होता है, लेकिन ये 18 से डिवाइड नहीं होता। तो ऐसे नंबर हो सकते हैं जो 18 से भी डिवाइड हो और 9 से भी डिवाइड हो, और ऐसे भी नंबर हो सकते हैं जो 18 से तो डिवाइड ना हो लेकिन 9 से डिवाइड हो जाए। इसीलिए इस स्टेटमेंट को हमने लिखा था सम टाइम्स ट्रू। अब हम देखते हैं इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखिए क्या कहा गया है। इफ़ टू नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाय 6 देन देयर सम इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6। यानी कि अगर दो ऐसे नंबर हैं जो 6 से डिविजिबल नहीं हैं तो उनका सम भी 6 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इसके लिए हम लिखेंगे सम टाइम्स ट्रू, यानी ये स्टेटमेंट कुछ केसेस में ट्रू है तो कुछ में ट्रू नहीं है। कैसे देखते हैं? पहले कुछ ऐसे एग्जांपल्स देखते हैं जिससे पता चलता है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। टेक 1 एंड 2, हमने दो नंबर लिए 1 एंड 2। 1 एंड 2 दोनों ही 6 से डिविजिबल नहीं है। Neither is divisible by 6 and their sum 1 plus 2 is equal to 3 is also not divisible by 6। यानी 1 और 2 ये दोनों ही 6 से डिविजिबल नहीं है, और इन दोनों का सम किया जाए तो 3 आता है, और इन दोनों का सम भी 6 से डिविजिबल नहीं है। तो इस एग्जाम्पल से पता चलता है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब ऐसा एग्जाम्पल देखते हैं जिससे कि स्टेटमेंट फॉल्स नजर आएगी। कैसे देखिए, नॉन एग्जाम्पल फॉल्स वाला केस। टेक 2 एंड 4। देखिए हमने दो नंबर लिए 2 एंड 4। ये 2 और 4 दोनों ही 6 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन इनका सम 6 से डिविजिबल है। कैसे देखिए, नाइदर इज डिविजिबल बाय 6 बट 2 प्लस 4 करें तो 6 आता है, इज डिविजिबल बाय 6। यानी ये दोनों नंबर्स 2 एंड 4 ये दोनों ही 6 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन इनका जो सम है वो 6 से डिविजिबल है। इससे पता चलता है कि ये स्टेटमेंट फॉल्स भी हो सकती है। अब हम इसका अलजेब्रिक जस्टिफिकेशन देखते हैं। पहले हमने क्या लिखा, लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 6a प्लस R1, लेट सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 6b प्लस R2। अब इसका क्या मतलब हुआ? देखिए मैं यहाँ पर एक नंबर लेता हूँ 19 और इसको डिवाइड करता हूँ 6 से। 6 3 जा 18, 19 में से 18 गया 1 बचा। अब इसको ज़रा ध्यान से देखिए, 6 इंटू ए प्लस R1 यही फॉर्म यहाँ पर नज़र आएगी। 19 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6 इंटू 3 प्लस 1। अब यहाँ पर देखिए ये 6 है, यहाँ पर ये 6 है, इनटू में ए है, ए की जगह यहाँ 3 है, प्लस R1 मतलब रिमाइंडर, यहाँ पे रिमाइंडर 1 है। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पर मैं लेता हूँ 25, ठीक है। तो इसको भी 6 से डिवाइड करते हैं, 6 4 जा 24, यहाँ पे रिमाइंडर बचा 1। तो मैं 25 को कैसे लिख सकता हूँ? 25 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6 इंटू में 4 प्लस 1। तो यहाँ पर ये दूसरे नंबर के लिए 6 है जिसको डिवाइड किया गया, दूसरे नंबर को भी हमने 6 से डिवाइड किया ना, तो ये 6 आ गया, इनटू में बी यानी कि यहाँ पर ये 4, प्लस में रिमाइंडर 2, कितना रिमाइंडर 2 भी 1 ही है। तो जब आप किसी ऐसे नंबर को 6 से डिवाइड करते हैं जो कि पूरा नहीं कटता, तो वो इस फॉर्म में आ जाता है 6a प्लस R1 या 6b प्लस R2। अब क्योंकि यहाँ दोनों ही केसेस में रिमाइंडर बचा है, इसका मतलब ये दोनों ही नंबर्स जो डिवाइड किए गए 6 से, ये दोनों ही नंबर्स 6 के मल्टीपल्स नहीं थे, ये 6 से डिविजिबल नहीं थे। इतना आप समझ गए? क्वेश्चन में भी हमसे क्या कहा गया थर्ड पार्ट में, इफ़ टू नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाय 6 देन देयर सम इज नॉट डिविजिबल बाय 6। तो यहाँ पर हमने जो दो नंबर लिए वो दोनों ही नंबर 6 से डिविजिबल नहीं है। अब जरा इनका सम करते हैं। तो ये पहला नंबर 6 से प्लस R1, ये दूसरा नंबर 6b प्लस R2। अब इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये 6 है प्लस ये 6b प्लस का साइन, ब्रैकेट में लिखा ये R1 प्लस ये लिखा R2। अब ये है क्या? ये जो हमने लिखा ये है क्या? ये दो ऐसे नंबर्स का सम है जो कि 6 से डिविजिबल नहीं है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। पहले दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है? 6 कॉमन है, 6 कॉमन ले लिया। यहाँ से बचा ब्रैकेट में ए प्लस का साइन, यहाँ से बचा बी।
यानी कि बाहर तो आ गया 6 और ब्रैकेट में आ गया a प्लस बी प्लस R1 प्लस R2 ये एक साथ रहा। अब बड़े ध्यान से समझिएगा, ये दो ऐसे नंबर्स का सम है जो कि 6 से डिविजिबल नहीं है। ये दोनों ही नंबर 6 से डिविजिबल नहीं है। अब इन दोनों नंबर्स का सम 6 से डिविजिबल होगा या नहीं, किस पे निर्भर करेगा, किस पे डिपेंड करेगा? देखिए, इतना पार्ट अगर आप देखें तो ये तो 6 से डिविजिबल है क्योंकि बाहर मल्टीप्लाई में 6 है। ए और बी की जगह आप कुछ भी रख के देख लीजिए। आप कुछ भी रखेंगे, जैसे कि ए की जगह 2 रखा प्लस बी की जगह 3 रखा और बाहर क्या है 6। 2 प्लस 3 5 इंटू में 6 क्या आ गया 30। तो ये 6 से डिविजिबल है, यानी इतना पार्ट तो 6 से डिविजिबल है। लेकिन ये पूरा सम 6 से डिविजिबल होगा या नहीं, ये डिपेंड करता है R1 प्लस R2 पे। अगर R1 प्लस R2 इन दोनों का सम अगर 6 से डिविजिबल आ गया, फिर तो ये पूरा सम ही 6 से डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन अगर R1 प्लस R2 6 से डिविजिबल नहीं आया, फिर इन दोनों नंबर्स का सम 6 से डिविजिबल नहीं होगा। तो हम लिखेंगे इफ R1 प्लस R2 इज डिविजिबल बाय 6 देन द सम इज डिविजिबल बाय 6 एंड वाइस वर्सा। यानी कि दो ऐसे नंबर्स जो कि 6 से डिवाइड नहीं होते, तो ऐसे दो नंबर्स का सम 6 से डिविजिबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। वो डिपेंड करता है यहाँ R1 प्लस R2 पे। अगर R1 प्लस R2, R1 R2 बताया था ना, रिमाइंडर है ये। अगर R1 प्लस R2 इन दोनों का सम अगर 6 से डिविजिबल है, तो ऐसे दो नंबर्स का पूरा जो सम आएगा वो भी 6 से डिविजिबल होगा। और अगर R1 प्लस R2 6 से डिविजिबल नहीं है, तो फिर इन दो नंबर्स का सम भी 6 से डिविजिबल नहीं होगा। इसीलिए हमने लिखा था सम टाइम्स ट्रू। अब हम इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में देखिए क्या कहा गया है। द सम ऑफ अ मल्टीपल ऑफ 6 एंड अ मल्टीपल ऑफ 9 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। यानी कि आपके पास दो नंबर्स हैं, एक मल्टीपल ऑफ 6 है और दूसरा मल्टीपल ऑफ 9 है। ऐसे दो नंबर्स का अगर आप सम करते हैं तो वो सम हमेशा मल्टीपल ऑफ 3 आएगा। इसके बारे में हमें बताना है, तो इसके लिए हम लिखेंगे ऑलवेज ट्रू, यानी ये हमेशा ट्रू होगा। यानी अगर कोई मल्टीपल ऑफ 6 है, एक नंबर है जो 6 का मल्टीपल है, दूसरा नंबर है वो 9 का मल्टीपल है, तो ऐसे दो नंबर्स का सम हमेशा 3 का मल्टीपल होता है। और यहाँ पर ये एस लगा दीजिएगा, ऑलवेज है ना ये। अब ध्यान से देखिए, क्योंकि ये ऑलवेज ट्रू है तो इसमें ट्रू वाला ही एग्जाम्पल आएगा। तो हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं जिससे पता चलेगा ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिसमें से एक तो 6 का मल्टीपल और एक 9 का मल्टीपल। तो मैंने वो दो नंबर लिए 6 एंड 9। ये हो गया 6 का मल्टीपल, ये हो गया 9 का मल्टीपल। अब इन दोनों को ऐड किया तो आया 15 विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। यानी कि अगर मैं 6 के मल्टीपल को और 9 के मल्टीपल को ऐड करता हूँ तो इन दोनों का जो सम आता है वो 3 का मल्टीपल होगा। यहाँ हमने देख लिया। एक और एग्जांपल देखते हैं। 6 का मल्टीपल लिया 18, 9 का मल्टीपल लिया 27, इन दोनों को ऐड किया 45 आया विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। अब हम इसका अलजेब्रिक जस्टिफिकेशन देखते हैं। लेट द मल्टीपल ऑफ 6 बी 6 है। मैंने 6 का एक मल्टीपल लिया जिसको मैंने क्या लिखा है 6a। जैसे कि मान लीजिए मैं 6 का मल्टीपल लेता हूँ 12, तो 12 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 6 इंटू 2 लिख सकता हूँ ना। तो 6a मतलब 6 इंटू ए, 6 इंटू ए की जगह क्या है यहाँ पे 2। तो मैंने जो मल्टीपल लिया है 6 का, उस मल्टीपल को मैंने इस तरीके से लिख दिया 6a। लेट द मल्टीपल ऑफ 9, और 9 के मल्टीपल को मैंने ऐसे लिख दिया 9b। जैसे कि मैं लेता हूँ मान लीजिए 27, तो इसको मैं 9 इंटू 3 लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ पर जैसे ये 9b है, 9 इंटू बी, तो 9 इंटू बी की जगह क्या हुआ 3। तो 6 के मल्टीपल को लिखा 6 है, 9 के मल्टीपल को लिया 9b। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि 6 के मल्टीपल को और 9 के मल्टीपल को ऐड कर देंगे और देखेंगे कि क्या इनका सम 3 का मल्टीपल आता है कि नहीं। सम इज इक्वल टू 6 है प्लस 9b। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, दोनों में 3 कॉमन आएगा, 3 की टेबल में आता है, 3 कॉमन ले लिया। यहाँ से 3 कॉमन आ गया तो क्या बचा 2 है, प्लस का साइन। यहाँ से 3 कॉमन आ गया तो क्या बचा 3b। अब अंदर आप a और b की जगह कोई भी वैल्यू रख के देख लीजिए, क्योंकि बाहर 3 मल्टीप्लाई में है तो अंदर कुछ भी वैल्यू आप रख दीजिए, अल्टीमेटली जो आपको नंबर मिलेगा ना, ये जो सम मिलेगा वो 3 का मल्टीपल होगा ही होगा। इसलिए हमने लिखा विच इज़ ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ 3, क्योंकि बाहर 3 मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ पर आप कुछ भी रखेंगे तो अल्टीमेटली जो आंसर आपको मिलेगा वो 3 का मल्टीपल आएगा ही आएगा। अब हम इसी क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट देखेंगे। फिफ्थ पार्ट में देखिए क्या कहा गया है। द सम ऑफ अ मल्टीपल ऑफ 6 एंड अ मल्टीपल ऑफ 3 इज अ मल्टीपल ऑफ 9। यानी आपके पास दो नंबर है, एक तो 6 का मल्टीपल है, एक 3 का मल्टीपल है। तो इन दो नंबर्स का जो सम होगा वो 9 का मल्टीपल होगा। ये किस तरह की स्टेटमेंट है, इसके लिए हम लिखेंगे सम टाइम्स ट्रू। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है, कुछ केसेस में ऐसा नहीं भी हो सकता।
तो पहले तो ट्रू वाला एग्जाम्पल देखते हैं जिस केस में ऐसा हो सकता है। देखिए यहाँ पर एक 6 का मल्टीपल की बात हुई है और एक 3 के मल्टीपल की। तो हमने 6 का मल्टीपल लिया 6 और 3 का मल्टीपल लिया 3, और इन दोनों को जब ऐड किया तो 9 आया, विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ 9। यानी कि ये स्टेटमेंट यहाँ से ट्रू नज़र आ रही है। 6 का मल्टीपल 3 का मल्टीपल दोनों का सम किया तो सम 9 का मल्टीपल आ गया, वो हमने इस एग्जाम्पल से देख लिया। अब एक ऐसा एग्जाम्पल देखते हैं जिससे पता चलेगा ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तभी तो हमने सम टाइम ट्रू लिखा ना, सम टाइम ट्रू है तो सम टाइम फॉल्स भी हो सकती है। नॉन एग्जाम्पल यानी फॉल्स वाले एग्जाम्पल, मैंने 6 का मल्टीपल लिखा 12 और 3 का मल्टीपल लिया 3, इन दोनों को ऐड किया तो 15 आ गया। 15 विच इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 9, यानी कि ऐसा हमेशा नहीं होता कि 6 का मल्टीपल और 3 के मल्टीपल का सम हमेशा 9 का मल्टीपल हो, ऐसा हमेशा नहीं होता है। अब हम इसका अलजेब्रिक जस्टिफिकेशन देखते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे लेट द मल्टीपल ऑफ 6 बी 6 है, यानी 6 का मल्टीपल मैंने क्या लिया 6 है। जैसे 18 ये 6 का मल्टीपल है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना 6 इंटू 3, तो इसको भी इसी फॉर्म में लिखा है 6a, ठीक है ना। अब ये 6 का मल्टीपल हो गया और 3 के मल्टीपल को क्या लिख दिया 3b, तो ये 6 का मल्टीपल ये 3 का मल्टीपल। अब हम इन दोनों का सम करेंगे और चेक करेंगे कि क्या इन दोनों का सम 9 का मल्टीपल आता है कि नहीं। सम इज इक्वल टू 6a प्लस 3b। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में आप देखेंगे तो 3 कॉमन आएगा। 3 कॉमन आ गया, यहाँ से 3 कॉमन आया तो क्या बचा 2a, प्लस का साइन, यहाँ से 3 कॉमन आ गया क्या बचा b, यानी जब 3 कॉमन आया तो अंदर बचा 2a प्लस b। और ये है क्या, ये 6 के मल्टीपल और 3 के मल्टीपल का सम है। अब ये जो सम है ये 9 से डिविजिबल होगा या नहीं, यानी ये 9 का मल्टीपल होगा या नहीं, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि यहाँ पर 2a प्लस बी ये 3 से डिविजिबल आता है या नहीं। अगर 2a प्लस बी, अभी मैं एग्जांपल के द्वारा समझाऊंगा आपको, अगर 2a प्लस बी इसको सॉल्व करके कुछ ऐसा मिलता है जो कि 3 से डिविजिबल है, फिर ये पूरे का पूरा सम भी 9 से डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन अगर ये 2a प्लस बी 3 से डिविजिबल नहीं आता है तो फिर ये पूरा सम भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये 6 का मल्टीपल और 3 का मल्टीपल, इन दोनों का सम 9 से डिविजिबल हो भी सकता है और नहीं भी, ये डिपेंड करता है 2a प्लस बी पे। अब इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। अब देखिए अगर यहाँ पर मैं a की जगह 1 रख दूँ और b की जगह 4 रख दूँ तो क्या होगा, 3 ब्रैकेट में a की जगह मैंने 1 रखा प्लस b की जगह 4 रखा। अब क्या होता है देखिए 3 इंटू में 2 1 जा 2 प्लस 4, 3 इंटू में, अब ये 2 प्लस 4 क्या आ गया, ये आ गया 6, और 6 क्या है 6 3 का मल्टीपल है ना, 6 3 से डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए 6 इंटू 3 18, और ये जो पूरा 18 आया, अब इस केस में ये जो 18 आया ये 9 का मल्टीपल है। तो ये किस पर डिपेंड किया, 2a प्लस बी की वैल्यू पे। जब मैंने 2a प्लस बी को यहाँ पर सॉल्व किया तो अल्टीमेटली मुझे यहाँ पर 6 मिल गया, और जो 6 है वो 3 का मल्टीपल है, 3 से डिविजिबल है, इसलिए अल्टीमेटली जो मुझे ये यहाँ पर इन दोनों नंबर्स का सम मिला 18, वो 9 का मल्टीपल मिल गया। तो यही चीज़ मैंने आपको कही थी कि ये इन दोनों का 6 के मल्टीपल का और 3 के मल्टीपल का जो सम है ये 9 का मल्टीपल होगा या नहीं, ये इस पर डिपेंड करता है कि 2a प्लस बी 3 से डिविजिबल आता है या नहीं। अब मान लीजिए कि a और b की जगह मैं कोई ऐसी वैल्यू रख देता हूँ जिससे कि 2a प्लस बी की वैल्यू 3 से डिविजिबल नहीं आती। कैसे देखिए 2 इंटू 1 लिखा प्लस मैंने यहाँ पर 5 लिख दिया। अब क्या आता है देखिए 3 इंटू में, और यहाँ पर क्या है ब्रैकेट में 2 1 जा 2 प्लस 5, 3 इंटू में 5 प्लस 2 7। अब यहाँ पर जो 7 मुझे मिला ये 3 से डिविजिबल नहीं है, नहीं है ना। अब ज़रा ये फाइनली सम निकालिए कितना आ गया 21। क्या ये 21 9 का मल्टीपल है, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों, क्योंकि 2a प्लस बी की वैल्यू जो मिली वो 3 से डिविजिबल नहीं थी, इसलिए फाइनली जो सम हमें मिला यहाँ पर ये 9 का मल्टीपल नहीं निकला। तो ये डिपेंड करता है 2a प्लस बी की वैल्यू पे। दिस इज डिविजिबल बाय 9, यानी कि 6 का मल्टीपल और 3 का मल्टीपल, इन दोनों का सम 9 से डिविजिबल होगा ओनली इफ 2a प्लस बी इज डिविजिबल बाय 3। अगर 2a प्लस बी 3 से डिविजिबल है तो फिर ये जो पूरा सम आएगा ये भी 9 से डिविजिबल होगा, यानी ये 9 का मल्टीपल होगा। दैट हैपन्स समटाइम्स।
कुछ बार ऐसा होता है, कुछ बार नहीं होता। कुछ वैल्यूज़ रखने पर यहाँ पे 2a + b की वैल्यू 3 से डिविजिबल आ जाती है, तो कुछ वैल्यू रखने पर ये 3 से डिविजिबल नहीं भी आती। इसीलिए यहाँ पर हमने लिखा था समटाइम्स ट्रू। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है। फाइंड अ फ्यू नंबर्स दैट लीव अ रिमाइंडर ऑफ 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 3 एंड अ रिमाइंडर ऑफ 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 4। यानी कि हमें कुछ ऐसे नंबर्स पता करने हैं जिनको अगर 3 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 2 बचता है, और जिनको 4 से डिवाइड करो तब भी रिमाइंडर 2 बचता है। राइट एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइब ऑल सच नंबर्स। और ऐसे नंबर्स के लिए हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी लिखना है। तो यहाँ पर मेन चीज़ आपको यही याद रखनी है कि हमें ऐसे नंबर्स पता करने हैं जिनको 3 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 2 बचता है, और इनको 4 से डिवाइड करो तब भी रिमाइंडर 2 ही बचता है। तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 3, यानी कि ऐसे नंबर्स जिनको 3 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 2 बचता है। इस तरह के नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं? तो यहाँ हम लिखेंगे नंबर इज इक्वल टू 3a + 2। इस तरह के नंबर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 3a + 2। इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे कि मैं अगर 20 को डिवाइड करूँ 3 से, तो 3 6 जा 18, रिमाइंडर कितना बचा 2। तो 20 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 3 × 6 + 2। देखिए यही सेम फॉर्म आ गई ना, 3a + 2, 3 × 6 + 2। ठीक है। अब आगे देखिए, रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 4, यानी अगर आप किसी नंबर को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 2 बचे, तो इस तरह के नंबर को कैसे लिख सकते हैं? नंबर इज इक्वल टू 4b + 2। इस तरह के नंबर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 4b + 2। इसको भी एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे कि मैं 22 को डिवाइड करता हूँ 4 से, तो 4 5 जा 20, रिमाइंडर कितना बचा 2। तो 22 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 22 इज इक्वल टू 4 × 5 + 2। देखिए सेम यही फॉर्म आ गई, 4b + 2, 4 × 5 + 2। लेकिन हमें तो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनमें ये दोनों चीज़ें, ये दोनों केस अप्लाई हो जाए। अभी तो हमने अलग अलग देखा, लेकिन हमें तो ऐसे नंबर्स चाहिए कि जिनमें ये दोनों ही केस अप्लाई हो जाए, कि जिनको अगर हम 3 से डिवाइड करें तब भी रिमाइंडर 2 आए, और जिनको 4 से डिवाइड करें तब भी रिमाइंडर 2 आए। तो इस तरह के नंबर हम कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके लिए हम ये जो 3 है और ये जो 4 है, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे। इसको लिखने का तरीका देखिए, एलसीएम ऑफ 3 एंड 4 इज इक्वल टू 12। 3 और 4 का हमने एलसीएम लिया, हमें एलसीएम मिल गया 12। अब हम वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देखेंगे जो ऐसे नंबर्स के लिए बनेगा जिसमें कि उन नंबर्स को आप 3 से डिवाइड कीजिए तब भी रिमाइंडर 2 बचेगा, 4 से डिवाइड कीजिए तब भी रिमाइंडर 2 बचेगा। देखिए ये एक्सप्रेशन कैसे बनेगा। नंबर्स व्हेन डिवाइडेड बाय बोथ 3 एंड 4 लीव्स रिमाइंडर 2, यानी ऐसे नंबर्स जिनको 3 से डिवाइड करो या 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 2 ही आता है। तो इस तरह के नंबर्स के लिए जो एक्सप्रेशन बनेगा वो कैसे बनेगा? एलसीएम कितना आया हमारा यहाँ पर? 12। तो यहाँ इसको ऐसे लिखेंगे 12x + 2। देखिए जब हम कहते हैं ना 12x + 2, तो इसका मतलब होता है 12 × x + 2। अब क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया था कि हमें ऐसे नंबर्स के लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है जिनको अगर 3 से डिवाइड करो तब भी रिमाइंडर 2 आए, और 4 से डिवाइड करो तब भी रिमाइंडर 2 आए। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ पर हमने बना दिया है। अब हमें ऐसे नंबर्स फाइंड करने के लिए भी कहा गया है जिनको 3 से डिवाइड करो तब भी रिमाइंडर 2 आए, 4 से डिवाइड करो तब भी रिमाइंडर 2 आए। तो वो सभी नंबर्स हमें इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से मिल जाएंगे। अब आप x की जगह कोई वैल्यू रखते जाइए, आपको वो नंबर मिलते जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने देखिए सबसे पहले x की जगह रखा 1, तो 12 × 1 + 2, इसको सोल्व किया, 12 1 जा 12, 12 + 2 14, 14 आ गया। देखिए 14 को आप 3 से डिवाइड कीजिए, 3 4 जा 12, रिमाइंडर क्या बचा? रिमाइंडर 2 बचा। अब इसी 14 को आप जरा 4 से डिवाइड कीजिए, 4 3 जा 12, तब भी रिमाइंडर 2 बचा। हमें वो नंबर मिल गया ना, यानी ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बिल्कुल सही बना है। अब एक और नंबर फाइंड करते हैं। अब मैं x की जगह 2 रखता हूँ, 12 × x की जगह 2 आ गया +2, 12 2 जा 24, +2 26, हमें मिला 26। आप 26 को 3 से डिवाइड कीजिए तब भी रिमाइंडर 2 आएगा, 26 को 4 से डिवाइड कीजिए तब भी रिमाइंडर 2 आएगा। अब इसके बाद x की जगह मैं रखता हूँ 3, 12 × 3 + 2, 12 3 जा 36, +2 38, क्या मिला? 38। इसको 3 से डिवाइड कीजिए, 38 को 3 से डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर 2 आएगा, 38 को 4 से डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर 2 आएगा। तो जैसा कि क्वेश्चन में हमसे कहा गया था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है, वो भी हमने यहाँ बनाकर दिखा दिया। हमें कुछ ऐसे नंबर्स फाइंड करने थे, वो भी यहाँ पर हमने फाइंड कर लिए हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन ना काफ़ी हद तक फोर्थ क्वेश्चन जैसा ही है। देखिए, आई होल्ड सम पेबल्स नॉट टू मैनी। यहाँ पर ये एक मटका है। ये मटका कह रहा है
कि मेरे पास कुछ पेबल्स हैं, बहुत ज़्यादा नहीं हैं। व्हेन आई ग्रुप देम इन थ्रीज वन स्टेज विद मी, यानी कि अगर मैं इन पेबल्स को 3 3 के ग्रुप में रखता हूँ तो एक बच जाता है। दूसरे शब्दों में कहें, अगर ये जो नंबर ऑफ पेबल्स हैं इनको अगर 3 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 1 बचता है। ये इस तरीके से कहा गया है। अब आगे देखिए, ट्राई पेयरिंग देम अप, इट सिंपली वॉन्ट डू, अ स्टबर्न ओड पेबल रिमेन्स इन माई व्यू। इस यहाँ से यहाँ तक इसका ये मतलब है कि अगर दो दो के पेयर में इन पेबल्स को रखो तब भी एक बच जाता है। दूसरे शब्दों में अगर 2 से डिवाइड करो तो इस केस में भी 1 रिमाइंडर बचता है। अभी तक हमने क्या देखा कि जितने भी पेबल्स हैं यहाँ पर, अगर उनको 3 से डिवाइड करो तब भी रिमाइंडर 1 बचता है, अगर उनको 2 से डिवाइड करो तब भी रिमाइंडर 1 बचता है। अब इसके बाद क्या कहा गया देखिए, ग्रुप देम बाय 5 येट वन स्टिल अराउंड, यानी कि 5 5 के हिसाब से भी इनको ग्रुप में बांटे तब भी एक बच जाता है। दूसरे शब्दों में अगर यहाँ पर जितने भी ये नंबर ऑफ पेबल्स है अगर इनको 5 से डिवाइड करो तब भी रिमाइंडर 1 ही बचता है। बट ग्रुपिंग बाय 7 परफेक्शन इज फाउंड, लेकिन अगर 7 की ग्रुपिंग की जाए तब परफेक्शन मिलता है। तो फाइनली हमें यह बताया गया कि जितने भी नंबर ऑफ पेबल्स यहाँ पर हैं अगर उनको 7 से डिवाइड किया जाए तब रिमाइंडर 0 बचेगा, तब मतलब वो पूरा कट जाएगा 7 से। तो अभी तक ये क्वेश्चन इतना बना है कि जितने भी यहाँ पर नंबर ऑफ पेबल्स है उनको अगर 3 से डिवाइड करो तब भी रिमाइंडर 1 बचता है, उनको अगर 2 से डिवाइड करो तब भी रिमाइंडर 1 बचता है, उनको 5 से डिवाइड करो तब भी रिमाइंडर 1 बचता है, लेकिन अगर 7 से डिवाइड करो तब रिमाइंडर 0 आता है। अब इसके बाद क्या कहा गया है, मोर देन 100 वुड बी फार टू बोल्ड, यानी कि जो नंबर ऑफ पेबल्स है वो 100 से ज़्यादा नहीं है। तो जो आंसर है, जो नंबर ऑफ पेबल्स है वो 100 से कम ही है। कैन यू टेल मी द नंबर ऑफ पेबल्स आई होल्ड। अब ये मटका हमसे पूछ रहा है कि क्या आप बता सकते हैं कि मेरे पास कितने नंबर ऑफ पेबल्स हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ये क्वेश्चन नंबर 4 जैसा ही है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व किया था ना, लगभग ये वैसा ही क्वेश्चन है। देखिए, रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 3, यानी कि अगर हमें किसी ऐसे नंबर को लिखना हो जिसको कि अगर हम 3 से डिवाइड करें और रिमाइंडर 1 बचे तो ऐसे नंबर को किस तरीके से लिख सकते हैं। नंबर इज इक्वल टू 3a + 1। तो इस तरह के नंबर को हम 3a + 1 इस तरीके से लिख सकते हैं। यानी कि अगर हमने किसी नंबर को 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 बचा है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ 13। 13 को 3 से डिवाइड करते हैं, 3 4 जा 12, रिमाइंडर 1 बचा ना। तो 13 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 × 4 + 1। देखिए सेम यही फॉर्म यहाँ पर आ गई, 3 इंटू यहाँ क्या है 3 × a + 1, यहाँ 3 × a की जगह 4 + 1। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखिए, रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 2, अगर किसी नंबर को 2 से डिवाइड करें और रिमाइंडर 1 बचे तो ऐसे नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं। नंबर इज इक्वल टू 2b + 1, यहाँ पे भी रिमाइंडर 1 है। रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 5, अगर किसी नंबर को 5 से डिवाइड करो और रिमाइंडर 1 बचे तो ऐसे नंबर को कैसे लिख सकते हैं। नंबर इज इक्वल टू 5c + 1। और अगर हम किसी नंबर को 7 से डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 आए, जैसा क्वेश्चन में बताया भी गया है कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ पेबल्स है अगर उनको 7 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 0 आता है। रिमाइंडर 0 व्हेन डिवाइडेड बाय 7, तो इस तरह के नंबर को कैसे लिखेंगे, 7 के यानी 7 इंटू समथिंग। जैसे कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ 56। 56 को अगर 7 से डिवाइड करें तो ये क्या बनेगा, 7 8 जा 56, रिमाइंडर 0 आ गया ना। यानी कि 56 को हम ऐसे लिख सकते हैं 7 इंटू 8। देखिए 7 इंटू के 7 इंटू 8 वही फॉर्म है ना यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें नंबर ऑफ पेबल्स फाइंड करना है। दूसरे शब्दों में कहे तो हमें एक ऐसा नंबर फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जिसको अगर हम 3 से डिवाइड करें तब भी रिमाइंडर 1 आए, 2 से डिवाइड करें तब भी रिमाइंडर 1 आए, 5 से डिवाइड करें तब भी रिमाइंडर 1 आए, लेकिन 7 से डिवाइड करें तो वो पूरा कट जाना चाहिए, फिर रिमाइंडर 0 बचना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 2 और 5 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 3 2 5, 3 2 और 5 का एलसीएम होता है 30। तो यहाँ पर हमने लिखा 30। अब यहाँ पर देखिए, नंबर्स विद रिमाइंडर 1 when divided by 3 2 and 5 is equal to 30x + 1। यहाँ पर ना ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया ऐसे नंबर्स के लिए जिनको अगर आप 3 से डिवाइड करो तब भी 1 आता है, 2 से डिवाइड करो तब भी रिमाइंडर 1 आता है, 5 से डिवाइड करो तब भी रिमाइंडर 1 आता है। और ये एक्सप्रेशन हमने कैसे बनाया, यहाँ पर हमारा एलसीएम कितना आया था, 3 2 और 5 का 30 एलसीएम आया था ना। और यहाँ पर भी हमने यहाँ पर ये 30 लिखा है। देखिए जब हम ऐसे लिखते हैं ना 30x + 1, तो इसका मतलब है कि जो नंबर है हमने उसको 30 से डिवाइड किया और रिमाइंडर 1 आ गया। अब यहाँ पर क्योंकि 30 हमें मिला कैसे है, 3 2 और 5 के एलसीएम से, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो भी नंबर होगा उसको हम जब 30 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। दूसरे शब्दों में अगर इसी नंबर को आप 3 से डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर 1 आएगा,
2 से डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर 1 आएगा, और 5 से डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर 1 ही आएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर एक नंबर ले लेता हूँ 121, 121। इसको ज़रा 30 से डिवाइड कीजिए, 34 जा 120, रिमाइंडर कितना आया 1। अब इसी 121 को आप ज़रा 3 से डिवाइड कीजिए, 30 से तो चेक कर लिया ना, ज़रा 3 से चेक करते हैं। 121 है, 3 से डिवाइड कीजिए, 3 इंटू 40 करेंगे 120 आ जाएगा, देखिए रिमाइंडर 1 आया। अब इसी 121 को ज़रा 2 से भी डिवाइड कीजिए, 121 को 2 से डिवाइड कीजिए तो आपको क्या मिलेगा, 60 इंटू 2 करेंगे तो 120, तब भी देखिए रिमाइंडर 1 आ रहा है। और इसी को ज़रा 5 से भी डिवाइड कीजिए, 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 5 इंटू 24 करेंगे तब भी 120 आएगा, और रिमाइंडर देखिए यहाँ पर भी 1 बचा। यानी अगर मैं बात करूँ 121 नंबर की, तो ये एक ऐसा नंबर है जिसको 30 से डिवाइड करो तब भी रिमाइंडर 1 आता है, और इसी 30 में 3, 2 और 5 इंक्लूडेड है, तो 3 से डिवाइड करो तब भी रिमाइंडर 1 आता है, 2 से डिवाइड करो तब भी रिमाइंडर 1 आता है, 5 से डिवाइड करो तब भी रिमाइंडर 1 आता है। तो कहने का ये मतलब है कि जब हम इस एक्सप्रेशन को यूज़ करेंगे और यहाँ पर कुछ नंबर्स फाइंड करेंगे, तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि इस नंबर को 30 से डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर 1 आएगा, 3 से, 2 से या 5 से डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर 1 आएगा। बस हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको कि 3 से डिवाइड करो तब भी रिमाइंडर 1 आए, 2 से डिवाइड करो तब भी रिमाइंडर 1 आए, 5 से डिवाइड करो तब भी रिमाइंडर 1 आए, और 7 से वो पूरा कटना चाहिए और 100 से छोटा होना चाहिए, वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x की जगह पहले 1 लिखते हैं, तो ये बन जाएगा 30 इंटू 1 प्लस 1। इसको सॉल्व किया, 30 इंटू 1 किया 30, प्लस 1 किया 31। अब ये 31 हमें मिल गया, लेकिन ये 7 से डिविजिबल नहीं है, तो लिखेंगे नॉट डिविजिबल बाय 7, यानी 31 हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर x की जगह हम 2 रखते हैं, 30 इंटू 2 यानी कि 60, प्लस 1 किया 61, 61 भी 7 से डिविजिबल नहीं है, तो 61 भी हमारा आंसर नहीं है। अब x की जगह आप रखेंगे 3, 30 इंटू 3 यानी कि 90, प्लस 1 किया 91 आ गया, और ये 7 से डिविजिबल भी है, तो नंबर ऑफ़ पेबल्स जो हमें आंसर चाहिए था वो 91 है। अब 91 को आप 3 से डिवाइड करिए तब भी रिमाइंडर 1 आता है, 2 से डिवाइड करिए तब भी रिमाइंडर 1 आता है, 91 को 5 से डिवाइड कीजिए तब भी रिमाइंडर 1 आता है, और 91 7 से पूरा डिवाइड भी हो जाता है, तो 91 ही यहाँ पर नंबर ऑफ़ पेबल्स है और हमारा आंसर है। तो हम लिखेंगे हैंस नंबर ऑफ़ पेबल्स इज इक्वल टू 91। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स्थ क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है, तथागत हैज़ रिटन सेवरल नंबर्स दैट लीव अ रिमाइंडर ऑफ 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 6। तथागत ने ऐसे बहुत से नंबर्स लिखे जिनको अगर 6 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 2 बचता है। ही क्लेम्स, और तथागत ने क्या कहा, इफ़ यू ऐड एनी 3 सच नंबर्स, यानी कि अगर आप ऐसे 3 नंबर्स को ऐड करते हैं, कैसे 3 नंबर्स, ऐसे 3 नंबर्स जिनको 6 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 2 बचता है, अगर आप ऐसे 3 नंबर्स को ऐड करते हैं, द सम विल ऑलवेज बी अ मल्टीपल ऑफ 6, तो ऐसे नंबर्स का जो सम होता है वो हमेशा 6 का मल्टीपल होता है। इस तथागत क्लेम ट्रू, यानी तथागत ने जो कहा क्या वो ट्रू है या नहीं, ये हमें बताना है। तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 6, यानी कि यहाँ पर हम कुछ ऐसे नंबर्स देखेंगे जिनको 6 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 2 आता है। तो ऐसे नंबर्स को हम कैसे लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं 6a प्लस 2, और एक दूसरा नंबर लिया उसमें ऐसा लिख सकते हैं 6b प्लस 2, यानी कि यहाँ तो ये a है तो यहाँ कोई और वैल्यू हो सकती है ना, 6b प्लस 2 आ सकता है। फिर एक और नंबर लिया जिसमें 6c प्लस 2 आ सकता है। देखिए इन तीनों नंबर्स की ये फॉर्म अगर आप देखेंगे तो साफ साफ पता चल रहा है इन तीनों नंबर्स को 6 से डिवाइड किया गया है और इन तीनों नंबर्स में रिमाइंडर 2 आया है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैंने पहला नंबर लिया 8, 8 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूँ तो 6 1 जा 6, रिमाइंडर बचा 2, यानी कि 8 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, 8 इज इक्वल टू 6 इंटू 1 प्लस 2। तो देखिए यही फॉर्म आ रही है ना, 6 इंटू समथिंग प्लस 2, तो 6 इंटू 1 प्लस 2। ठीक है, अब ज़रा मैं एक दूसरा नंबर लेता हूँ, दूसरा नंबर मैं यहाँ पर लेता हूँ 14, इसको भी मैं 6 से डिवाइड करता हूँ, 6 2 जा 12, तो रिमाइंडर कितना बचा 2। तो 14 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखिए 6 इंटू 2 प्लस 2। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ है 6b प्लस 2, तो 6 इंटू बी की जगह 2 आ गया प्लस 2, यानी इंटीजर बदल गया, यहाँ 6 इंटू ए है, यहाँ 6 इंटू बी हो गया, यहाँ पर ए की जगह 1 है, यहाँ पर ये बी की जगह 2 आ गया, एक डिफरेंट इंटीजर आ गया ना। ऐसे कोई और नंबर लेंगे जिसमें 6c प्लस 2 वाला यहाँ पर फॉर्म आ जाएगा, यानी कि जैसे यहाँ पर 1 आया है, जैसे यहाँ पर 2 आया, हो सकता है वहाँ पर 3 आ जाए। जैसे कि अगर मैं 20 लेता हूँ और 20 को मैं 6 से डिवाइड करता हूँ, 6 3 जा 18,
तो यहाँ पे भी रिमाइंडर 2 है, तो 20 को कैसे लिख सकते हैं, 6 इंटू 3, एक डिफरेंट इंटीजर आ गया, 6 इंटू 3 प्लस 2। तो कहने का ये मतलब है कि यहाँ पर मैंने ये 3 ऐसे नंबर लिए हैं जिनको 6 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 2 आता है। अब मैं इनका सम निकालता हूँ। तो इनका सम कैसे निकालेंगे, तीनों को जस्ट ऐड कर देंगे। ये पहला नंबर यहाँ पर रखा, प्लस दूसरा नंबर ये रखा, प्लस तीसरा नंबर यहाँ पे रखा। अब देखिए ये 6 है, प्लस 6b प्लस 6c, इन तीनों को एक साथ रख दिया। 2 + 2 4 + 2 6 प्लस 6 यहाँ पर रख दिया। अब इन चारों ही टर्म्स में 6 कॉमन आ रहा है, आप देख सकते हैं 6 कॉमन है, तो इन चारों में से मैंने 6 कॉमन ले लिया। अब यहाँ से 6 कॉमन आ गया तो बचा क्या है, प्लस का साइन। यहाँ से 6 कॉमन आ गया तो b बचा, वो लिख दिया, प्लस का साइन। यहाँ से 6 कॉमन आया, c बचा, वो लिख दिया, प्लस का साइन। यहाँ से 6 कॉमन आ गया, बचा 1। अब ध्यान से देखिए, ब्रैकेट में क्या है, a + b + c + 1, और बाहर मल्टीप्लाई में क्या है, 6। यानी यहाँ पर मैं a, b और c की जगह कुछ भी रख दूँ और इन सब को, इन चारों नंबर्स को अगर मैं ऐड कर दूँ तो अल्टीमेटली वो 6 से ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है। तो यहाँ पर जो भी नंबर आएगा ना, वो 6 का मल्टीपल ही होगा। अब आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर रफली एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ये आपको लिखना नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। 6 × बाय, a की जगह मैंने लिया 1, b की जगह 2 और c की जगह 3 और प्लस 1। आप चाहे तो कोई और नंबर भी ले सकते हैं। तो अल्टीमेटली देखिए क्या होगा, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 1 7, 7 6 जा 42, और ये 6 से डिविजिबल है। और यहाँ पर हो क्या रहा है, हमने कैसे नंबर्स को ऐड किया था, हमने 3 ऐसे नंबर्स को ऐड किया। ये 3 ऐसे नंबर है जिनको 6 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 2 आता है। और हमने देखा कि जब हमने इनको ऐड किया तो हमें फाइनली जो नंबर मिला वो 6 का मल्टीपल है। और यही तो हमें दिखाना था कि तथागत ने जो कहा था वो बिल्कुल सही कहा था। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो a + b + c + 1 है, इसको हम यहाँ पर k मान लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, 6 × k। यहाँ पर k क्या है, इन सबको ऐड करके जो आ रहा है वो k है, वेयर k = a + b + c + 1। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमने ये ऐसे इस तरीके से लिखा था ना, a b c, इन तीनों की वैल्यू रखी +1 किया, तो ये जो 7 आ गया, ये k ही यहाँ पर ये 7 है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि तथागत ने जो कहा था वो बिल्कुल सही कहा था कि अगर 3 हम ऐसे नंबर लेते हैं जिनको कि 6 से डिवाइड करो रिमाइंडर 2 आता है, और तो ऐसे 3 नंबर्स का जो सम होता है वो 6 का मल्टीपल होता है। ये बात बिल्कुल सही है। दिस इज़ क्लियरली अ मल्टीपल ऑफ 6। अब यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल भी लिया है, मैंने 3 ऐसे नंबर लिए हैं जो कि अगर आप 6 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 2 ही आएगा। आप इनको डिवाइड करके देख सकते हैं। अगर आप इन तीनों नंबर्स को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 ही आएगा, और अगर आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 48, और 48 6 से डिविजिबल होता है। यानी कि ये तीनों नंबर्स का जो सम है वो 6 का मल्टीपल है। हैंस तथागत क्लेम इज ट्रू, यानी तथागत ने जो कहा था वो बिल्कुल सही कहा था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। सेवेंथ क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है, व्हेन डिवाइडेड बाय 7 द नंबर 661 leaves a remainder of 3 and 4779 leaves a remainder of 5। इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम 661 को 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 3, और अगर हम 4779 को 7 से डिवाइड करते हैं तब रिमाइंडर बचता है 5। अब इसके बाद क्या कहा गया है, विदाउट कैलकुलेटिंग कैन यू से व्हाट रिमाइंडर्स द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस विल लीव व्हेन डिवाइडेड बाय 7। यानी कि विदाउट कैलकुलेटिंग हमें यह बताना है कि अगर हम इस एक्सप्रेशन को 7 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर आएगा, और अगर हम इस एक्सप्रेशन को 7 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर आएगा। अब यहाँ पर ये विदाउट कैलकुलेटिंग का क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि आपको ये नहीं करना कि इन दोनों नंबर्स को ऐड किया, फिर एक नंबर मिल गया, उसको 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर पता कर लिया, ऐसा नहीं करना। और यहाँ पर भी ऐसा नहीं करना कि 4779 में से पहले 661 को माइनस किया, फिर एक नंबर मिल गया, उसको 7 से डिवाइड करके देखा तो रिमाइंडर पता कर लिया। इस तरीके से नहीं करना है, बल्कि यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है ना यहाँ पर कि 661 को 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 3 आया, और 4779 को 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 5 आया। इस इंफॉर्मेशन का यूज़ करके हमें यहाँ पर ये दोनों पार्ट्स सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे 661 इज इक्वल टू 7a + 3, क्योंकि हमसे ये कहा गया है कि 661 को अगर 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 3 आता है। तो यहाँ पर इसका यही मतलब है कि 661 को जब हमने 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 3 आया।
तो 661 को हमने इस तरीके से लिख दिया 7 इंटू ए, मतलब 7 इंटू समथिंग, यहाँ पर ए कोई इंटीजर हो सकता है, 7 इंटू ए प्लस 3, तो 661 को ऐसे लिख दिया। ऐसे ही अब देखिए 4779 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर बचता है 5, तो 4779 को हम ऐसे लिख सकते हैं 7b प्लस 5, यानी कि इस नंबर को 4779 को हमने 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 5 आया। तो इसको हमने कैसे लिखा 7b, यानी कि 7 इंटू समथिंग प्लस 5। अब हम यहाँ पर ये फर्स्ट पार्ट लिखते हैं 4779 प्लस 661। हमें ये पता करना है अगर इस एक्सप्रेशन को हम 7 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर बचता है। अब देखिए 4779 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 7b प्लस 5, तो इसकी जगह यहाँ पर हम लिख देंगे 7b प्लस 5, फिर ये प्लस का साइन। 661 को हम कैसे लिख सकते हैं 7a प्लस 3, तो 661 की जगह लिख दिया 7a प्लस 3। अब अगला स्टेप देखिए 7b को यहाँ पर रखा, प्लस 7a को यहाँ पर लिख दिया, उसके बाद ये प्लस 5 यहाँ पर और ये प्लस 3 यहाँ पर। अब अगला स्टेप देखते हैं 7b यहाँ पर आया, प्लस 7a यहाँ पर आया, 5 और 3 को ऐड किया तो ये बन गया प्लस 8। अब इससे अगला स्टेप ध्यान से समझिएगा, ये 7b यहाँ पर प्लस 7a, ये जो प्लस 8 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस 7 प्लस 1। आप 8 लिखिए या 7 प्लस 1 लिखिए, बात तो एक ही है। अब यहाँ पर इन पहले 3 टर्म्स में देखिए 7 कॉमन आ रहा है, तो इन तीनों में से मैंने यहाँ पर 7 कॉमन ले लिया। अब देखिए यहाँ से 7 कॉमन आया तो क्या बचा b, वो लिखा ब्रैकेट में, प्लस 7a है, यहाँ से 7 कॉमन आया तो क्या बचा a, यानी कि प्लस a। उसके बाद यहाँ प्लस 7 है, 7 कॉमन आ गया तो क्या बचा प्लस 1, और ये वाला प्लस 1 यहाँ पर एज इट इज़ आ गया। अब ये जो यहाँ पर हमें मिला है ये है क्या, ये जो एक्सप्रेशन हमें यहाँ पर दिया गया था इसी को तो हम सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं, सॉल्व करते जा रहे हैं, यानी यही एक्सप्रेशन अब यहाँ पर इस रूप में आ गया है। और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि जो प्लस 1 है ना, इसका मतलब यहाँ पे रिमाइंडर 1 बच रहा है। बड़े ध्यान से समझिएगा, ये एक्सप्रेशन हमें दिया गया था, ये एक्सप्रेशन इस रूप में आ गया। इसको अगर आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हमने ये जो एक्सप्रेशन हमें दिया गया है ना, इसको किससे डिवाइड किया है 7 से डिवाइड किया है, 7 इंटू समथिंग प्लस 1, यानी कि यहाँ पे रिमाइंडर 1 बच रहा है। अब ये जो है ना, ये वाला पार्ट इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये k है, यानी कि b प्लस a प्लस 1, इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये k है। तो ये कैसे लिखा जाएगा 7 और साथ में हो जाएगा k, 7k प्लस 1, और वेयर k इज इक्वल टू b प्लस a प्लस 1, यानी कि इसी को हमने k मान लिया। अब इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन यहाँ पर हमें दिया गया था इसको जब हमने 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या बचा 1, तो हमें रिमाइंडर फाइंड करना था ना, तो रिमाइंडर हमने पता कर लिया है कि अगर इस एक्सप्रेशन को हम 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 बचता है, तो हम लिखेंगे फाइनली रिमाइंडर इज इक्वल टू 1। ये बिल्कुल ऐसे है स्टूडेंट जैसे कि अगर आपसे कहा जाता है कि 15 को 7 से डिवाइड कीजिए और बताइए कि क्या रिमाइंडर बचता है, तो आप क्या करेंगे 7 2 जा 14, रिमाइंडर 1 बचा। तो 15 को आप कैसे लिख सकते हैं 7 इंटू में 2 प्लस 1, देखिए सेम यही फॉर्म आ रही है जो यहाँ पर थी, 7 इंटू के 7 इंटू 2 प्लस 1 रिमाइंडर है, प्लस 1 रिमाइंडर है। ये आपको समझाने के लिए था, ये आपको लिखना नहीं है। अब हम इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। यहाँ पर हमें ये एक्सप्रेशन दिया गया है और विदाउट कैलकुलेटिंग हमें ये पता करना है कि अगर हम इस एक्सप्रेशन को 7 से डिवाइड करते हैं तो क्या रिमाइंडर बचता है। तो 4779 को हम कैसे लिख सकते हैं, जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में लिखा था 7b प्लस 5, फिर ये माइनस का साइन और ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट में आएगा ये 661, और 661 को हम कैसे लिख सकते हैं 7a प्लस 3। अब हम ये ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो 7b प्लस 5 तो एज इट इज़ आ गया, और बाहर ब्रैकेट के बाहर क्या है माइनस का साइन, तो जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो साइन बदल जाएंगे, पॉजिटिव 7 है बाहर आके माइनस 7 है हो गया, पॉजिटिव 3 बाहर आकर माइनस 3 हो गया। अब इससे अगला स्टेप क्या होगा 7b यहाँ पर रखा, उसके बाद ये माइनस 7 है लिखा, प्लस 5 यहाँ पर और माइनस 3 यहाँ पर। अब इससे अगला स्टेप देखिए 7b माइनस 7 है, ये तो एज इट इज़ आ गया। अब 5 में से 3 माइनस किया 2 बचा, यानी कि पॉजिटिव 2, बड़ा नंबर 5 है उसका साइन प्लस है तो यहाँ पर प्लस 2 आया। अब पहले दो टर्म्स में देखिए क्या कॉमन आ रहा है 7 कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में से 7 कॉमन ले लिया। अब यहाँ से 7 कॉमन आ गया तो क्या बचा b, तो यहाँ लिखा b, ब्रैकेट में b आ गया, माइनस का साइन, यहाँ से भी 7 कॉमन आया, क्या बचा a बचा, यहाँ पर रखा a, यानी कि 7 ब्रैकेट में b माइनस है और प्लस 2।
अब यहाँ पर ये जो हमें मिला ये है क्या? हम इसी एक्सप्रेशन को तो सिंप्लीफाई कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो यही एक्सप्रेशन अब यहाँ पर इस रूप में आ चुका है और यहाँ पर देखते ही पता चल रहा है कि हमने इस एक्सप्रेशन को 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बचा 2 और ये वाला जो पार्ट है 7 इंटू समथिंग यानी b माइनस ए, इसको हम एक नाम दे देते हैं m। तो यहाँ पर ये बन जाएगा 7 इंटू एम यानी कि 7m प्लस 2 यानी इस एक्सप्रेशन को जब हमने 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 2 बचा वेयर m इज इक्वल टू बी माइनस ए यानी b माइनस ए को यहाँ पर हमने m ले लिया। तो हमें रिमाइंडर फाइंड करना था, हमें ये पता करना था कि इस एक्सप्रेशन को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचता है। तो हमें पता चल गया कि अगर हम इस एक्सप्रेशन को 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 बचता है। तो फाइनली हम लिखेंगे रिमाइंडर इज इक्वल टू 2। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8th क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है। फाइंड अ नंबर दैट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 2 when divided by 3, a remainder of 3 when divided by 4 and a remainder of 4 when divided by 5. What is the smallest such number? Can you give a simple explanation of why it is the smallest? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें वो सबसे छोटा वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जिसको अगर हम 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 आ जाए और जिसको हम 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 3 आ जाए और जिसको हम 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 4 आ जाए। और जो भी आंसर जो भी नंबर हमें यहाँ पर मिलेगा हमें ये भी बताना है कि वो सबसे स्मॉलेस्ट क्यों है। ये तो खैर बात की बात है, पहले तो हम वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करते हैं जो इन तीनों कंडीशंस को फुलफिल करता है। तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 3 यानी कि ऐसा नंबर जिसको 3 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 2 आता है। ऐसे नंबर को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? नंबर इज इक्वल टू 3a प्लस 2 यानी इस तरह का नंबर जिसको 3 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 2 आता है, हम ऐसे लिख सकते हैं 3a प्लस 2 यानी इस नंबर को 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 2 आया। अब अगला देखिए रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 4 यानी कि अगर आप किसी नंबर को 4 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 3 आता है तो ऐसे नंबर को आप कैसे लिख सकते हैं? 4b प्लस 3, यहाँ पे रिमाइंडर 3 हुआ। अब आगे रिमाइंडर 4 व्हेन डिवाइडेड बाय 5 यानी कि अगर आप किसी नंबर को 5 से डिवाइड करें और रिमाइंडर 4 आ जाए तो ऐसे नंबर को आप कैसे लिख सकते हैं? नंबर इज इक्वल टू 5c प्लस 4, यहाँ पे रिमाइंडर 4 है। अब ये 3 कंडीशंस के हिसाब से जो ये 3 अलग-अलग तरीके से नंबर यहाँ हमने फाइंड किए इनको यहाँ पर हम लिख लेते हैं। यानी कि अगर आप किसी नंबर को 3 से डिवाइड करें और रिमाइंडर 2 आए तो वो यहाँ पर लिख लिया। किसी नंबर को आपने 4 से डिवाइड किया और रिमाइंडर 3 आया तो वो इस तरीके से होगा, वो यहाँ लिख दिया। किसी नंबर को 5 से डिवाइड किया और रिमाइंडर 4 आया तो उसको यहाँ पर आपने लिख दिया। ये तीनों कंडीशंस के हिसाब से यहाँ पर हमने ये लिख दिया है। अब इससे अगला स्टेप क्या होगा उसको ध्यान से समझिएगा। इन तीनों में ही आप +1 कर देंगे। देखिए ये क्वेश्चन इस तरीके का है कि आपको इसके स्टेप्स को ना बड़े ध्यान से समझना है और याद भी रखना है, क्योंकि ये जो स्टेप आप देख रहे हैं ये स्टेप अगर आपको याद नहीं रहा तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, तीनों में ही +1 कर देना है। अब यहाँ पर देखिए क्या बन जाएगा, तीनों में ही देखिए 3a प्लस ये हो जाएगा 2 + 1 3 यानी 3a + 3, ये बन जाएगा 4b + 4, तो ये 4b + 4 हो गया। ये बन जाएगा 5c + 5, तो ये यहाँ पर लिख दिया 5c + 5। अब यहाँ पर हमें यहाँ पर इससे मतलब ये करने से फ़ायदा क्या हुआ कि हमने 1 ऐड किया। अब कर क्या सकते हैं, अब हम यहाँ पर इनमें कॉमन ले सकते हैं, इधर भी 3 है इधर भी 3 है, यहाँ 4 यहाँ 4 यहाँ 5 यहाँ 5। अब इनमें से कॉमन लिया जा सकता है जो पहले पॉसिबल नहीं था। तो इधर से 3 कॉमन लिया तो क्या बचेगा, यहाँ से 3 कॉमन आ गया तो बचा ए, ब्रैकेट में ए लिखा प्लस का साइन, 3 में से 3 कॉमन आ गया बचा क्या 1, यानी कि 3 कॉमन आया ब्रैकेट में बचा ए + 1। फिर यहाँ पर देखिए 4 कॉमन आ गया तो अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखिए यहाँ से 4 कॉमन आया बी बचा प्लस का साइन, 4 में से 4 कॉमन आया 1 बचा, यानी 4 बाहर आ गया और अंदर है ब्रैकेट में बी + 1। यहाँ पर 5 कॉमन आ गया तो ब्रैकेट में बचेगा सी + 1। अब ये जो कॉमन आया है ना, जैसे कि ये 3 ये 4 और ये 5, इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम ऑफ 3 4 एंड 5, 3 4 और 5 तीनों ऐसे नंबर है जो एक ही टेबल में नहीं आते हैं। तो इस केस में आप क्या करेंगे, इनको सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको एलसीएम मिल जाएगा। आप चाहे तो इस तरीके से भी एलसीएम निकाल सकते हैं, लेकिन इसकी सिंपल ट्रिक है 3 4 5 तीनों ही अलग अलग नंबर्स है जो एक टेबल में आते भी नहीं है। मल्टीप्लाई किया हमें 3 4 5 का एलसीएम मिल गया 60। अब आपको क्या करना है, बस इतना करना है कि 60 में से 1 माइनस कर दीजिए, आपको वो स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाएगा जो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है जो क्वेश्चन में दी गई है। रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 60 माइनस 1 कर दीजिए, क्या मिल गया 59। 59 ही वो स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको
अगर आप अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं, 59 ही वो स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको अगर आप 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 बचता है, जिसको 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 3 बचता है, और जिसको 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 4 बचता है। तो 59 वो स्मॉलेस्ट नंबर है जो इन तीनों कंडीशंस को फुलफिल करता है। और यहाँ क्वेश्चन में हमसे पूछा भी गया है, कैन यू गिव अ सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाई इट इज़ द स्मॉलेस्ट। अब हमें बताना है कि 59 ही वो स्मॉलेस्ट नंबर क्यों है जो इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, फुलफिल करता है। तो यहाँ इसके सोल्यूशन में आगे हम लिखेंगे 59 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर दैट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 3। जब आप 59 को 3 से डिवाइड करें तो 2 रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर ऑफ 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 4। जब आप 59 को 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 3 आता है, एंड रिमाइंडर ऑफ 4 व्हेन डिवाइडेड बाय 5। और जब आप 59 को 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 4 आता है। 59 इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, फुलफिल करता है। फाइनली हम लिखेंगे एनी अदर नंबर लेस देन 59 कैन नॉट फुलफिल ऑल 3 कंडीशंस। 59 से छोटा कोई और ऐसा नंबर नहीं हो सकता जो इन तीनों कंडीशंस को फुलफिल करता हो। तो 59 ही वो सबसे छोटा नंबर है जो इन तीनों कंडीशंस को फुलफिल करता है। तो इस तरह से इस फिगर इट आउट के सभी क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन बटन ज़रूर दबाएं जिससे हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।